क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जनरेटर स्टार्ट करवाना है, गर्मी लग रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो तब तक, है ना। लिखो। चलो क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, क्वेश्चन लिखो। व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with speed 20 meter per second, with speed 20 meter per second, lift starts moving upward, lift starts moving upward with 4 meter per second square, with 4 meter per second square. ठीक है, find the time taken by the ball, find the time taken by the ball to reach the floor, to reach the floor. To reach the floor. लिफ्ट का फ्लोर। देखो इसको पहले समझ लो अच्छे से। हाँ, जैसे कि ये लिफ्ट का फ्लोर है ना, बॉल को जैसे ऊपर फेंके वो लिफ्ट भी ऊपर जाना स्टार्ट, तो ये बॉल यहीं आके गिरेगा कि थोड़ा ऊपर आके गिरेगा? ऊपर आके गिरेगा। तो कितने टाइम में वो फ्लोर पे गिर जाएगा? तो एक हिंट हम इतना ही दे सकते हैं कि जब भी कोई दो चीज मूव करे एक साथ, तो एक को रोक देना बढ़िया है। तो यहाँ बॉल को रोकोगे कि लिफ्ट को रोकोगे? लिफ्ट को, ऐसा नहीं बॉल को ही रोक दिए। ट्राई करिए, बनाइए। क्या क्या? हाँ, एकदम करते रहेगा। 4 मीटर% कांस्टेंट दिया है तो करते रहेगा। ट्राई करो।
तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, बॉल का वेलोसिटी कितना है 20 जे कैप माइनस लिफ्ट का वेलोसिटी, वहां क्या लिखा है स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब उसका इनिशियल कितना होगा 0, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बॉल का एक्सेलरेशन माइनस 10 जे कैप नीचे होता है, माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, आंसर कितना आ गया। अब तुम ऐसे समझो कि अब मेरे लिए लिफ्ट तो रुक गया, और अगर लिफ्ट रुक गया तो बॉल का तो इनिशियल स्पीड वही रहेगा कितना 20 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है कि नीचे है, नीचे, कितना एक्सेलरेशन 14। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर अब लिफ्ट रुक गया तो इसको ऊपर जाके वापस यहीं तक आना है, तो बताइए कि ये सब शॉर्टकट मेथड्स पढ़ रखे हैं याद है ना, ऊपर जाने में कितना समय लगता है u बाई ए, और नीचे आने में भी u बाई ए, तो टोटल टाइम जो लगता है वो कितना लगता है 2u बाई ए, तो सीधा लिखेंगे 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना, तो आंसर कितना आ गया, नेक्स्ट लिख लो। यहां तक समझ में आई है वाला, ये इसलिए किए ताकि हम लिफ्ट को रोक देते हैं, लिफ्ट रुक गया तो लिफ्ट के रुकने के बाद बॉल का इनिशियल स्पीड कितना हो गया 20, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा -14, -14 का मतलब नीचे, तो इनिशियल स्पीड ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये बॉल वापस यहां तक आएगा, टाइम कितना लगता है, तो यहां जो नेट एक्सेलरेशन हुआ ये प्लस हुआ कि माइनस हुआ, प्लस हुआ ना, इसका एक्सेलरेशन कितना था 10, इसका एक्सेलरेशन कितना था 4, तो यानी जब ऊपर जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन को क्या कर देना है प्लस, अगर यही लिफ्ट नीचे जाता तो बताइए नेट एक्सेलरेशन 14 होता है या 10 माइनस 4 6 होता, 6, तो डायरेक्ट लोग रट लेता है कि ऊपर जाते समय g प्लस ए कर दो और नीचे आते समय g माइनस ए, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं है, क्यों फायदा नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसलिए कभी भी दो चीज मूव करे तो एक को रोक देना, क्वेश्चन लिखिए। लिखो, लिफ्ट लिफ्ट is rising upward, lift is rising upward with a constant acceleration, with constant acceleration 4 meter per second square, with constant acceleration 4 meter per second square, ठीक है, full stop, at any time a ball is thrown upward, a ball is thrown upward with speed 20 meter per second with respect to lift, with speed 20 meter per second with respect to lift, find the time when it reaches the floor, when it reaches the floor, देखो ज्यादा सोचने का है नहीं, इसका भी आंसर वही होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो क्या घुमाया तुमको, पिछला क्वेश्चन में वहां लिख दिया था कि लिफ्ट स्टार्ट कर रहा है उसी समय, यहां तो कुछ ऐसा लिखा नहीं, यहां लिखा है कि लिफ्ट स्टार्ट हो गया चलते जा रहा है, और किसी भी समय, तो किसी भी समय
लिफ्ट का कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लेते उसका वेलोसिटी v होगा, और उस समय बॉल को कितने स्पीड से फेंके हैं? अच्छे से पढ़ो, 20 मीटर पर सेकंड से फेंके कि 20 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फेंके? लिफ्ट। यानी कि जब हम लिफ्ट को रोक देंगे, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर कितना दिया हुआ है? 4। हम, मेरा काम क्या था कि लिफ्ट को रोकना, तो अगर हम लिफ्ट को रोक दिए तो हमको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। क्या वो क्वेश्चन में ही दे रखा है 20 जे का? यानी इस v का यहां कोई काम है कि नहीं है? कोई काम नहीं है। अब अगर हमको एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना होगा तो -10 जे कैप माइनस एक्सेलरेशन इसका कितना होगा? फिर से कितना आ गया? तो टाइम अगर फिर से लिखा जाए तो 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना? इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। वो जो 20 दिया हुआ है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट। वो दिया हम तो मानते हैं ना कि लिफ्ट को रोकना है, और लिफ्ट को रोकना है तो हमको ये टर्म निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लेकिन वो क्वेश्चन में ही दे दिया कि बॉल का वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना है? 20। इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर लिए। तो उस समय लिफ्ट का कोई भी वेलोसिटी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना कराने के बाद लिखिए, जी यहां तक हो गया ना? क्वेश्चन लिखिए। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो लिफ्ट नीचे जा रहा था कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकंड। एट एनी टाइम, किसी भी समय, एट एनी टाइम a ball is dropped, a ball is dropped from the ceiling of the lift, a ball is dropped from the ceiling of the lift. Find the time taken by the ball, find the time taken by the ball to reach the floor, find the time taken by the ball to reach the floor if height of the lift is, if height of the lift is 20 मीटर। चलो अच्छे से बनाओ इस क्वेश्चन को, पहले अच्छे से देखो कि हमको क्या क्या डाटा गिवन है, हमको निकालना क्या है, और कभी भी कोई चीज अगर नहीं दिया हो कैसे करना है, किसको रोकना है, क्या?
चलो बताएं फिर हम। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले अच्छे से समझो। कि लिफ्ट पहले नीचे जा रहा था, कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे जा रहा था, ठीक है। किसी भी समय एक बॉल को यहां से ड्रॉप किए। अच्छा, जैसे ही बॉल ड्रॉप, जिस समय बॉल ड्रॉप कर रहे होंगे उस समय लिफ्ट का कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लेते हैं उसका वेलोसिटी v। और उसी समय अगर बॉल को हम रिलीज करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? अब याद करो, ये रिलीज वाला चीज हम समझाए थे कि अगर हम रुक के बॉल रिलीज करते हैं तो जो मेरा वेलोसिटी, या तो बैलून वाला क्वेश्चन किए थे कि बैलून जब ऊपर जाता है रिलीज करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी वही होता है जो फ्रेम का होता है। तो जब हम उस समय अगर रिलीज करेंगे तो इसका भी वेलोसिटी नीचे कितना होगा? v। ये सबको समझ में आया पहले कि जिस समय इसको रिलीज करेंगे तो जो लिफ्ट का वेलोसिटी होगा वही बॉल का वेलोसिटी होगा, और इसका एक्सेलरेशन तो वही g के बराबर होता है। अब इसको यहां से नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो जब भी दो चीज मूव करे, एक को क्या करना है? रोक देना है। तो अगर लिफ्ट को रोकेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बॉल का वेलोसिटी माइनस वी जे कैप, क्योंकि नीचे है, माइनस लिफ्ट का वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना है? माइनस वी जे कैप। कितना आ गया? 0। यानी दोनों कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बॉल का एक्सेलरेशन कितना है? -10 j, माइनस लिफ्ट का आंसर कितना आएगा? एक ये चीज और एक ये चीज, दोनों को अब यहां फ्रेश ड्रॉ करते हैं कि लिफ्ट अब मेरे लिए रुक गया, और लिफ्ट रुकने के बाद बॉल को का इनिशियल स्पीड कितना लेंगे? अब 0। और बॉल का एक्सेलरेशन कितना लेंगे? -6। -6 का मतलब नीचे 6 हो जाएगा। और बॉल को यहां से यहां तक नीचे आना, कितना नीचे आना है? 20 मीटर। तो मेरे को ये बताइए, क्या यहाँ शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं कि अगर इनिशियल स्पीड 0 हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू हाइट कितना है? 20 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितना? 6। तो आंसर हो जाएगा √20 डिवाइडेड बाय। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट समझना। कोई लोग डायरेक्ट 0 लेके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वाला चीज समझने वाला था कि जब हम छोड़ेंगे तो लिफ्ट का और बॉल का दोनों का स्पीड कितना होगा? सेम। इसको नोट डाउन करो सब लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के थ्रू ये कंसेप्ट समझ में आएगा। दो एरोप्लेन है ए और बी। लिखिए टू एरोप्लेन्स। एरोप्लेन की जगह कार भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, लिफ्ट लिखिए। लिखिए टू एरोप्लेन्स
मूविंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर, दोनों जो मूव कर रहा था 60 डिग्री पे कर रहा था, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है वो लिखो। पैसेंजर ऑफ प्लेन ए, पैसेंजर ऑफ प्लेन ए ऑब्जर्व्स दैट, passenger of A observes that plane B is moving, passenger of plane A observes that plane B is moving perpendicular to it, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन बी, हम क्वेश्चन को बढ़िया से समझाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में दोनों प्लेन्स कितने एंगल पे फ्लाई कर रहा है 60 डिग्री एक्चुअल में, लेकिन जब प्लेन ए का जो आदमी है प्लेन बी को जब देखता है तो प्लेन बी कैसे फ्लाई कर रहा है परपेंडिकुलर, कि उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लेन बी का वेलोसिटी क्या होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान के चलिए कि आप इस रास्ते में दौड़ रहे थे और तुम्हारा दोस्त ए और बी दोनों इस रास्ते में दौड़ रहा था। एक्चुअल में ए और बी के बीच एंगल कितना है 90। तो कोई आदमी ग्राउंड से बैठ के देखेगा तो बोलेगा ए और बी 90 डिग्री में जा रहा है, लेकिन ए वाला जब बी को देखेगा ना तो वो कभी 90 डिग्री में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ए यहां होगा तो बी यहां होगा, तो ए बी को यहां देखेगा ना, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच कभी एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। कभी बी तुमको यहां दिखेगा नहीं, तुम ऐसे भाग रहे हो तो बी तुमको उधर दिखेगा, तो कभी भी बी तुमको एंगल 90 डिग्री में दिखेगा कि किसी और एंगल में दिखेगा, और एंगल। वही चीज यहां हुआ कि क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लेन ए का जो आदमी है प्लेन बी को कैसे मूव करते हुए दिखा परपेंडिकुलर। कोई बात नहीं, 3 मिनट ऐसे ही वेस्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, ट्राई करो। इसमें एक क्लू है जो हम बता देते हैं, कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है इस क्वेश्चन में। ए किसको कर रहा है बी को, तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले ये तुम लोग निकालो, मान लो कि इसका स्पीड v है, और सबसे पहले तुम लोग सब लोग वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालो। सब लोग पहले ट्राई करो, ट्राई करो, निकालो तो पहले, उसके बाद देखते हैं। देखो, अच्छा अगर हम इसको x एक्सिस मान लें और इसको क्या मान लें y एक्सिस, तो b का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसका क्या करना होगा, कंपोनेंट।
v इधर है ना, तो v का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। इधर वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा? v cos 60। इधर कितना आएगा? v sin 60। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b लिखेंगे, v cos 60 को डायरेक्ट लिखते v बाई 2 आई कैप, और j कैप वाले को कितना लिखेंगे? ये किसका वेलोसिटी हुआ? b का, माइनस a का वेलोसिटी कितना? इसको बढ़िया से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 20 माइनस v बाई 2 आई कैप प्लस √3 v बाई 2 j। कौन किसको ऑब्जर्व किया? ए बी को ऑब्जर्व किया, तो कौन रुक गया? ए, तो बी चलेगा। तो बी का वेलोसिटी यही है, तो बी का वेलोसिटी का ए आई कॉम्पोनेंट हो गया 20 माइनस वी बाई 2, और जे वाला कॉम्पोनेंट हो गया कितना? ठीक है, अब जो बोलेंगे उसको थोड़ा ध्यान से समझना, डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ए किधर जा रहा है? इस साइड, ठीक है, और ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट ये हुआ, वाई कंपोनेंट ये हुआ। क्वेश्चन में क्या लिखा है? बी किधर मूव कर रहा है? ए के अकॉर्डिंग किधर मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर। तो अगर ए के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा तो इस कंपोनेंट को कितना होना चाहिए? 0। ये समझ में आया सबको? फिर से यही समझना है, और ये समझ गए तो रेनमैन प्रॉब्लम पूरा इसी पर बेस्ड है, टोटल चीज। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए के अकॉर्डिंग बी किधर मूव किया? परपेंडिकुलर। तो हमको पता है कि अगर ए के अकॉर्डिंग बी मूव कर रहा है तो सबसे पहले हम निकाले वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसका एक एक्स कंपोनेंट निकला और एक वाई कंपोनेंट। क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया कि ए के अकॉर्डिंग बी कैसे ट्रेवल करेगा? परपेंडिकुलर, यानी उसको इधर जाना होगा। अब ये इधर कब जा सकता है? अगर ये वाला कंपोनेंट 0 नहीं हुआ तो रिजल्टेंट तो इधर जाएगा। तो अगर इसको इधर मूव करना होगा तो इस कंपोनेंट को उसको कितना करना होगा? 0। तो 20 माइनस वी बाई 2 अगर 0 हो गया तो v का वैल्यू यहां से कितना आएगा? 40। यानी उस प्लेन का स्पीड कितना होना चाहिए? 40। फिर से वंस मोर, क्या चीज नहीं डाइजेस्ट हो रहा वो हमको बताओ। स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी चल रहा है, हाँ, फिजिक्स डाइजेस्ट नहीं हो रहा। चलिए एक बार फिर से बता रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ी देर के लिए समझो कि ऐसा ही होगा। हाँ एकदम, हाँ एकदम ऐसा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअल में दोनों प्लेन कैसे मूव कर रहा है? 60 डिग्री एक्चुअल में, तो 60 डिग्री में है एक्चुअल में। फिर क्वेश्चन में ये लिखा कि भैया पैसेंजर ए को ऐसा लगा, एक्चुअल में तो नहीं, उसको लगा, तो ए को लगा कि बी मूव कर रहा है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन में तुरंत कैलकुलेट किए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये आ गया, और हम यहाँ इसको ड्रॉ कर दिए, एक्स कंपोनेंट ये वाला, वाई कंपोनेंट ये वाला। फिर हम क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उसके अकॉर्डिंग जो बी है वो कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर इधर ही जा सकता है वो। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है वेक्टर्स का, कि अगर इसका दो कंपोनेंट है और इसको इधर ही जाना है सिर्फ, रिजल्टेंट इधर ही होगा, तो रिजल्टेंट इधर होने के लिए इस कंपोनेंट को होना होगा कि नहीं होना होगा? नहीं होना, इसलिए इसको 0 की। क्योंकि अगर ये कंपोनेंट रह जाता, कुछ भी वैल्यू होता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाता। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होगा फिर? तो इसीलिए उसको परपेंडिकुलर करने के लिए इस कंपोनेंट को हम कितना किए? 0। समझे? अरे क्वेश्चन में लिखा था परपेंडिकुलर। हाँ, एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर ही होता है, और ये एक्स में चल रहा है, तो उसको परपेंडिकुलर देखने के लिए उसको किस एक्सिस में जाना होगा? अच्छा, परपेंडिकुलर दिख कैसे रहा है? पहले इसको नोट डाउन करो, हम दिखा देते हैं अभी, पक्का। चलो, चलो पहले इसको नोट डाउन तो करो, उसके बाद हम बता देंगे कि कैसे वो परपेंडिकुलर जा रहा है।
अच्छा v का वैल्यू अगर 40 आ गया, इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, v का वैल्यू 40 पुट कर दो तो कितना आएगा 20√3। तो यानी कि b का एक्चुअल स्पीड कितना 40, लेकिन a के अकॉर्डिंग b का स्पीड कितना 20√3, क्योंकि ये कंपोनेंट उसका कितना है भाई 0। कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा धीरे 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 ये चीज, हाँ हाँ वो तो होगा ही। पहले उतारो उतारो, हम अभी परपेंडिकुलर करके दिखाते हैं एकदम एग्जैक्ट कि क्यों परपेंडिकुलर होगा। उतार लिए सब लोग इसको, जल्दी जल्दी। अगर बोलेगा कि वो 60 डिग्री में जाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट 60 डिग्री में कर देते हैं। एसी चल रहा है फिर भी, लोएस्ट में ही होगा। तुम लोग को ठंडा लग रहा है, वहां पीछे मस्त लगता है। उसको थोड़ा देर के लिए बंद कर दो, उधर का हवा वो पंखा वही उसको गोल गोल घुमा देता है। चलो नेक्स्ट, अच्छा इसको प्रूफ करना था ना, इधर देखो, इधर इधर ए का स्पीड कितना दिया हुआ था 20, ठीक है। अब देखो हम प्रूफ कर देंगे कि वो कैसे दिखेगा। बी का इधर स्पीड कितना आया था 40, और ये एंगल कितना है 60। हम उल्टा समझा रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये 40 होता तो इसका दो कंपोनेंट करते, इधर वाला कंपोनेंट कितना आता 20 और इधर वाला कंपोनेंट कितना आता 20। अब समझो दोनों का x कंपोनेंट बराबर हो गया, तो इसका मतलब कुछ देर के बाद a अगर यहां होगा तो b ठीक इसके ऊपर ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का x कंपोनेंट क्या है सेम, यानी a फिर यहां होगा तो b अब यहां होगा, ये ऐसे जा रहा है, फिर a यहां होगा तो b कुछ यहां होगा। तो यानी a हमेशा b को, अगर या इसको x एक्सिस माने तो a के लिए हमेशा b किस एक्सिस में होगा y एक्सिस में। तो उसको लगेगा कि b वाला कैसे जा रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन वो एक्चुअली परपेंडिकुलर जा रहा है कि दोनों 60 डिग्री पे जा रहा है 60 डिग्री पे। थोड़ा समझ आ रहा है फिजिक्स कुछ कि ऐसा होता है ना। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में ए और बी एक्चुअल में कैसे मूव कर रहा है 90 डिग्री, ये फिक्स है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए according to b, what is the speed of a according to b, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, दोनों का मतलब सेम होता है। एंड एट व्हाट एंगल, एंड एट व्हाट एंगल ए इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड एट व्हाट एंगल ए इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग कम से कम ट्राई करो।
धीरे 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 ट्राई करो। हाँ 20√2 आ गया होगा। एंगल कितना 45। ठीक है देखो कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है जल्दी बता। ए किसको कर रहा है बी को। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का वेलोसिटी 20 जे कैप माइनस ए का वेलोसिटी, तो ये आ गया 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप, यही आया। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है 20 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 20 का होल स्क्वायर, कितना आ गया। ठीक है अच्छा इसके अकॉर्डिंग कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ है। बी चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट, हम उल्टा रखे क्या बोला था, तुम लोग उल्टा लिखवा है। ए विथ रिस्पेक्ट टू कितना है बी, तो यहां पर हो जाएगा 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा कितना जे कैप, आंसर अभी भी वही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन चल रहा है कौन रुका हुआ है, ए चल रहा है और बी रुका हुआ। तो एक काम करते हैं ए चल रहा है तो ए का स्पीड यही हुआ 20 आई कैप और माइनस 20 जे कैप, यानी इधर होगा। तो इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा इधर जा रहा होगा कि रिजल्टेंट पे जा रहा होगा। और ये एंगल कितना है 45। तो बी इधर जा रहा है, अच्छा बी एक्चुअल में इधर जा रहा है कि उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, और एक्चुअल में ए किधर जा रहा है इस साइड जा रहा है। तो बताओ ए और बी के बीच कितना एंगल आया 45। तो एक्चुअल में 45 है कि उसको वो लग रहा है, लग रहा है, बस यही डिफरेंस समझना है कि एक्चुअल में दोनों 90 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन जब बी ए को देख रहा है तो वो कितने एंगल पे जा रहा है 45। ठीक है तो जब भी लगेगा तो रिलेटिव तुरंत। अब इतना समझने के बाद नेक्स्ट लिखिए। हाँ चलो पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वरना फिर घबरा जाओगे। दो प्रोजेक्टाइल साफ साफ दिख रहा होगा, एक प्रोजेक्टाइल 30√2 से फेंके 45 डिग्री से, और वो प्रोजेक्टाइल फेंके 40√2 से, और इन दोनों का डिस्टेंस ले लिए 10 मीटर है। ठीक है फाइनाइट डिस्टेंस है। क्या लगता है ये दोनों हवा में कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा। अब वहां एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं देखेंगे, कुछ फिजिक्स का ऐसा चीज लगाना होगा कि हमको पता चल जाए। क्या लगता है कि ये हिट करेगा कि नहीं करेगा हवा में। नहीं करेगा, क्यों।
ऐसा हम लोग को लग रहा है करेगा। चलो देखो उसका कर रहा है, तुम्हारा नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, अब इसको फिजिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स का एक ही रूल है कि कभी भी दो पार्टिकल एक साथ मूव करे तो एक को रोक दो। आप एक काम करो, बी को रोक देते हैं और किसको चलाते हैं, ए को। तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ए का वेलोसिटी बी के रेंज। पहले ये काम सब निकालो, बी को रोक दो वहीं कि तुम वहीं रहो, हम चलेंगे और हम अगर तुमको हिट करना होगा तो हम उधर ही आएंगे। अच्छा दोनों का एक्सेलरेशन है कि नहीं यहाँ पर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी भी निकालिए और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी भी निकालिए सब लोग। चलो काम पे लग जाओ सब। सब निकाले। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबका कॉम्पोनेंट करना जरूरी होगा। 30 30, इसका इधर होगा 40, इसका भी इधर होगा 40। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, माइनस बी का वेलोसिटी माइनस 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो आई कैप में आ जाएगा 70 आई कैप। देखो सबका ये आ रहा है, इसका एक्स वाला किधर है, उधर है कि इधर है। देखो एक्सेल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी सबका ये आना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आया, ए का एक्सेलरेशन किधर होगा, अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंकते हैं तो किधर होता है एक्सेलरेशन, नीचे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखेंगे -10 जे कैप, नीचे ही होगा, माइनस इसको भी इधर फेंकेंगे तो इसका भी एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे। तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। ठीक है, पहले यहां तक सब लोग उतारो, उसके बाद जो मेन कहानी है वो बताता है। सब लोग उतारे यहां तक। तो इसका मतलब किसको रोके हैं, बी को। चलेगा कौन, ए। तो ए का वेलोसिटी, यहाँ ए है ना, तो ए का वेलोसिटी है 70 आई कैप और नीचे कितना है 10 जे कैप, यही है ना। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है, 70 इधर 10 इधर, तो ये इधर जाएगा कि रिजल्टेंट पे जाएगा, रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा थोड़ा 70 की तरफ। और अगर इसका एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ये सिंपल स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। तो क्या ए बी को हिट कर रहा है कि उसके पास से निकल जाएगा, पास से निकल रहा है, यानी अगर उसको हिट करता वो तो एग्जैक्टली वो किसको जाके हिट करता, बी। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में ये हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, समझे। अगर वो हिट करता तो वो एग्जैक्टली जाके इसको यहां हिट करता। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये समझ में आ रहा है सब लोग क्यों हिट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री 20√2, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी। अब तुमको ये बताना है
कि v कितना होगा ताकि ये दोनों हवा में कोलाइड करना ही है, और ये डिस्टेंस ले लो 20 मीटर। हिंट हम इतना ही दे सकते हैं कि एक को रोक लो, फायदे में रहोगे। बहुत आसान है ये सब चीज, थोड़ा सा। 40/√3। किसको रोके, ए को कि बी को? बी को, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल दीजिए, और अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम ही बता देते हैं, वो 0 आएगा। बस बस तुम पहुंच गई हो, तुम मंजिल तक पहुंच गई हो, बस यहां से एक कंसेप्ट चाहिए, आंसर तुम्हारे पास। निकाले, वही होगा। देखो इधर देखो, इसका दो कंपोनेंट बहुत आसानी है, 20 और 20। इधर आएगा v cos 60, v cos 60 कितना होगा, v/2। इधर होगा √3v/2। तो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा 20 i कैप प्लस 20 j कैप, माइनस b का वेलोसिटी माइनस v/2 प्लस √3v/2। अगर इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखें, 20 प्लस v/2 i कैप और 20 माइनस √3v/2 जी। ये आ गया सबका, यहां तक आ गया ना। अब यहां के बाद हम कहानी समझा देते हैं। बी यहीं रुका हुआ है और ए का वेलोसिटी, अच्छा रिलेटिव कितना आ रहा है सबका, 0 ही आएगा। अब बी अगर रुक गया तो ए का वेलोसिटी आई कैप में कितना है, 20 प्लस v/2, और जे कैप में है 20 माइनस √3v/2। ठीक है। अब यहां से छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है कि अगर ए को सीधा जाके बी को हिट करना है तो ये कब कर सकता है, जब उसका y कंपोनेंट कितना हो जाए, 0। बस इसको 0 कर दो, तो 20 माइनस √3v/2 इज इक्वल टू 0। तो v का वैल्यू आएगा 40 डिवाइडेड बाय √3। बस यही बुद्धि लगाना था, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होता तो ये इधर भाग जाएगा ये। ठीक है। अब क्वेश्चन पता है, देखो तुमको ये ना पूछ के अगर तुमसे ये पूछता कि v कितना है वो बताओ कि हिट करे, और साथ में टाइम अगर बताना हो कि कितने टाइम में हिट करेगा, तो मेरे को ये बताओ इसको हिट करने के लिए ये कंपोनेंट जिम्मेदार है कि ये वाला, ये वाला, और v हम निकाल चुके हैं, इसको यहां पुट कर देते हैं। तो इसका स्पीड हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा, 20/√3 होगा, v के अगर 40/√3 पुट कर देते। अब अच्छा इसका एक्सेलरेशन है कि नहीं है, नहीं है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, कांस्टेंट स्पीड पता है हमको, और इसको हिट करने के लिए कितना दूर जाना है, 20। तो टाइम अगर निकालना है तो 20 मीटर जाना है उसको, कितने स्पीड से, 20 प्लस कितना है,
तो इसका आंसर आ जाएगा √3/1 + √3। तो हम लोग इतना चीज निकाल सकते हैं, कितने टाइम पे हिट करेगा कि नहीं करेगा, सब कुछ। अब थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है फिर हल्का हल्का कि कंपोनेंट क्यों जीरो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक शॉर्टकट बता देते हैं कि सिंपली इसको देख के बता सकते हैं कि हिट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आराम से समझना, समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भूल जाना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, ये नोट डाउन कर लिया ना सब लोग। देखो फिजिक्स दिमाग का ही खेल है। इधर देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, थोड़ा सा समझो इस चीज को। इसका दो कंपोनेंट है 30 और 30, इसका दो कंपोनेंट 40 और 40। इन दोनों का एक्स कंपोनेंट, सिर्फ पहले एक्स कंपोनेंट देखते हैं। इन दोनों का एक्स कंपोनेंट इसको क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा कि पास लाएगा? पास लाएगा। ऊपर ले जाने का जिम्मेदारी किसका है? वाई कंपोनेंट का। दोनों का वाई कंपोनेंट सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो यानी कि अगर हम एक्स अभी छोड़ दें, सिर्फ वाई का जिक्र करें, तो जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों सेम हाइट पे रहेगा कि ये थोड़ा ऊपर रहेगा? अगर एक को 40 से फेंके, एक को 30 से फेंके, तो कभी ये दोनों सेम हाइट पे रहेगा कि थोड़ा जल्दी ऊपर जाएगा? जल्दी ऊपर जाएगा। और एक्स वाला इन दोनों को क्या लाएगा? पास। तो अगर ये पास भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो अगर पास पास में तो इसका अलग अलग भी हो तो पास तो आना ही है। लेकिन अगर इसको हिट करना है तो दोनों का वाई सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि प्रोजेक्टाइल को हिट करने के लिए एक्स को सेम होना होगा कि वाई को? वाई को, तभी ना सेम हाइट पे रहेगा, तभी हिट करेगा। अब इसका आंसर यहां पर हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं। देखो यहां पर इतना करने का जरूरत ही नहीं था। इसका एक्स कंपोनेंट कितना? 20, सॉरी वाई कंपोनेंट कितना? 20। और इसका वाई कंपोनेंट कितना? √3v/2। और हमको पता है अगर हिट करना होगा तो एक्स कंपोनेंट सेम कि वाई कंपोनेंट? तो 20 = √3v/2। देखो लास्ट में वही आया होगा। समझे? तो या तो तुम थोड़ा प्रैक्टिकली ऐसे सोच के बना सकते हो, या फिर अगर नहीं है दिमाग इतना कि पता नहीं एग्जाम में सोच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बस इतना तुमको याद रखना होगा कि कभी भी दो पार्टिकल एक साथ मूव करे तो एक को हमेशा क्या करना? रोक देना, कि भाई एक तुम रुक जाओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लास्ट, इससे ज्यादा टफ नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसको देख के बताओ तो ये दोनों हिट करेगा कि नहीं करेगा? अब तो निकालने का जरूरत नहीं है। इसका वाई कॉम्पोनेंट कितना? 30। इसका वाई कॉम्पोनेंट कितना? 20। हिट नहीं करेगा। तो अब यहां एक नया क्वेश्चन राइज होगा कि ठीक है हिट तो किया नहीं, तो सबसे पहले ये दोनों देखो पास आ रहा है, आया आया आया, हिट तो नहीं करेगा। फिर पास आने के बाद फिर दोनों क्या जाएगा? पास आएगा कि फिर दूर जाना स्टार्ट होगा? दूर जाना। एक समय आएगा जब दोनों सबसे ज्यादा करीब होगा, तो वो दोनों करीबी डिस्टेंस कितना होगा और कितने समय में सबसे करीब आया होगा? क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द टाइम, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही आएगा। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल। हाँ एकदम एकदम। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल। और दोनों का बीच का डिस्टेंस ले लो 20 मीटर। फिर से एक ही हिंट दे सकते हैं, एक को रोक दो और दूसरे को चला दो जिधर जा रहा है वो, और थोड़ा सा वहां बुद्धि लगा लो कि उसका मिनिमम सेपरेशन कैसे निकाल सकते हैं। सोचो सोचो, बिना सोचे नहीं बनेगा।
अरे 20 मीटर तो पहले ही था। और 10। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, बी को रोक देते हैं। तो इसका इधर हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 30। अच्छा, ये डायरेक्ट बताओ तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आया? ये आ रहा है, देखो तो सबका। ठीक है, 50 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और रिलेटिव एक्सेलरेशन अभी भी कितना आ रहा होगा? 0। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है सीख लो, ठीक है। ये ए हो गया। अच्छा, बी क्या हो गया? रुक गया एक तरह से। तो ए का वेलोसिटी कितना है? इधर 50 है और इधर कितना है? 10। मेरे को ये बताओ, कभी भी ये बी को हिट कर सकता है? नहीं। तो ये अपने रिजल्टेंट पे ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल सा समझो कि अगर बी रुका हुआ है और ए इस रास्ते से जा रहा है, तो ए बी के सबसे पास कब होगा? तो मैथ्स में ऐसा बोला जाता है कि अगर ये एक लाइन है और ये पॉइंट है, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी कि ए जब यहां होगा तभी मिनिमम सेपरेशन होगा। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है किसी भी तरीके से। कैसे निकलेगा जल्दी बताओ? ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20। देखो तुरंत निकल जाएगा। इसको एक समय के लिए कितना मान लेते हैं? थीटा। इन दोनों के लिए बताओ, टेन थीटा हम क्या लिखेंगे? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। टेन थीटा कितना आ गया? 1/5। अब इस ट्राइंगल को अगर बढ़िया से देखें तो क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? इस राइट एंगल ट्राइंगल में 20 मीटर उसका हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, क्या है? हाइपोटेनस। और ये एक्स उसका क्या है? बेस। बेस की परपेंडिकुलर। जिधर थीटा होता है वो बेस होता है, और ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब ये हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है? साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? एक्स जो हमको चाहिए, और हाइपोटेनस कितना है? 20। अब मैथ्स के अकॉर्डिंग टेन थीटा अगर 1/5 है तो इसको √26 लिख सकते हैं। ये सब पता है कि नहीं पता? नहीं पता? देखो नहीं पता है तो टेन थीटा क्या होता है सीख लो, कुछ बड़ा चीज नहीं। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम अपने मन से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया कितना? 5। तो अगर ये 1/5 है तो ये कितना होगा? अब बताओ साइन थीटा क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग? साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा यहां लिखेंगे 1/√26 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 20। तो यहां से एक्स का वैल्यू आएगा 20 डिवाइडेड बाय √26। ये रहा आपका आंसर। इससे ज्यादा टफ और नहीं आएगा, ये पक्का है, लेकिन इतना पढ़ना है। हाँ, टेन थीटा कैसे आया? टेन थीटा देखो, वेलोसिटी है ना, ये परपेंडिकुलर वाला है और ये बेस वाला है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। वेक्टर्स पढ़े हो ना ये वाला? ये y और x रिजल्टेंट इधर जाता है, तो ये थीटा, तो y/x। क्योंकि इसी ट्राइंगल का ये थीटा है ना, इसीलिए लगा दी उसमें। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। इतना पढ़ना है भाई, कुछ भी करके। अगर जेई के लिए पढ़ रहे हो तो, नीट के लिए तो और भी जरूरी है पढ़ना। हाँ, नीट के लिए, नीट को मजाक में नहीं लेना है।
ठीक है, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल में ये सीख लिए कि अगर हिट किया तो कब हिट करेगा, कैसे करेगा, वो समझ में आ गया। और अगर हिट नहीं किया तो मिनिमम सेपरेशन का क्वेश्चन आएगा। पैकेज है, दो पैकेज दो, कुछ क्वेश्चन पैकेज से देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो एक। हाँ, क्वेश्चन हम समझा देते, इतना बड़ा लिखाना बहुत दिक्कत है। एक ऊपर स्टंटमैन है, ठीक है, और नीचे एक कार है। कार कार का इनिशियल स्पीड कितना है, 0, और वो ए से एक्सलरेट करेगा, ठीक है। स्टंटमैन का इनिशियल स्पीड कितना है, 0। बस इसको यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसको यहाँ कितने स्पीड से कूदना है ताकि जस्ट उस कार के ऊपर ही गिरे। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द वेलोसिटी u। वो समझना कि ये जो डिस्टेंस है ना, वो ना के बराबर है, एकदम पतला सा, इसी के ऊपर ही कूदना है। लिखिए, फाइंड द स्पीड u so that it lands on the car। हम ऑप्शन भी दे देते हैं इसका, 2h/g into a h/2g c
पहले तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, फिर हम इसको अच्छे से बताएंगे। पहले इसको अच्छे से डायग्राम बनाओ, कहाँ जाके गिरेगा, कैसा मोशन होगा, कैसे इसको तोड़ना है। कुछ नहीं, प्रोजेक्टाइल आता है, बन जाएगा ये। ट्राई करो, ट्राई करो, कुछ हिंट दे। पहले एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, ये हम बना देते हैं। ये धीरे 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 यहाँ आगे आएगा और इसको कूद के यहाँ तक पहुंचना है। इसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन है कि प्रोजेक्टाइल। बस एक कंसेप्ट लगाना कि जितना टाइम में ये यहां से यहां आएगा, उतने ही टाइम में इसको यहां से यहां आना है, उतने ही टाइम में इसको यहां से यहां आना है, और उतने ही टाइम में इसको यहां से यहां जाना है। सारा मोशन को वन एक्सिस में तोड़ दो, सब 1D मोशन में। 2 इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है ये। तुमको जो इच्छा कर रहा हो लगाओ, तुम बहुत तरीकों से आंसर आएगा, लेकिन तुमको जो सही लगे बनाओ। सारे मोशन को 1 डायमेंशन में तोड़ दो, सब कुछ। और हम बोले थे कि हर एक्सिस में एक ही चीज सेम होता है, वो क्या? टाइम। 4 ऑप्शन दे दिए। बी, ए इंटू 2h/g, a into 2h/g is equal to a into half it is half it is square half B आंसर। क्या तुक्का थोड़ी मारना होता है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा जी। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना तुम लोग। क्या कहते, पढ़ता उड़ता है कि नहीं, क्या कर रहा है घर में तुम लोग हैं? घर में नहीं पढ़ोगे नहीं सीख पाओगे, ये कंफर्म है। और अगर तुमको लग रहा है कि 1-2 घंटा पढ़ के हम हो जाएगा, तो बहुत बड़ा गलत फहमी में हो। हाँ, इसके बाद छुट्टी। स्कूल कब से खुल रहा है तुम लोग का? 18 तारीख से। और स्कूल में अभी तक क्या क्या हो गया? कन्वर्ट स्टार्ट हुआ ना, टू डायमेंशन। अब देखना, गर्मी छुट्टी खत्म होगा ना, उसके बाद स्कूल का स्पीड देखना। अभी हम लोग आगे हो गए ना, हम लोग फिर इतना पीछे हो जाएंगे, इतना पीछे कि मत पूछिए। चलो बता दे फिर। हाँ? देखो, तुम ही लोग से सॉल्व करवा देंगे, खाली तुम लोग को सब आना चाहिए बस। मेरे को ये बताओ, इसको भूल जाओ भाई, इसको यहां से यहां तक जाना है ना, तो इसका 2 एक्सिस डिफाइन कर लिए, एक ऐसा और एक ऐसा है। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। और इसको कितना हाइट नीचे आना है? h। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसको h हाइट नीचे आना है, तो टाइम का शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट लिख सकते हैं, √2h/g। ये आना चाहिए।
अच्छा, इतने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो बोल सकते हैं कि उतने ही टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, कुछ भी x, तो x को लिख सकते हैं, इसका u कितना है 0, तो x इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। टाइम हमको पता है, यहां पुट कर देते हैं, तो हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 2h/g, a/h/g। ये ah/g कौन सा डिस्टेंस आया, ये वाला। अच्छा, उतने ही टाइम में इसको कितना दूर पहुंचना है आगे, उतने ही टाइम में इसको कितना आगे जाना है, एक्स ही जाना है ना। अगर इसको यहां से यहां गिरना है तो कितना आगे जाना है, एक्स। अच्छा, प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन, तो हम फिर लिखेंगे सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी। एक्स निकल चुका है, एक्स, ये वाई के लिए लिख दिया टाइम तुरंत शॉर्टकट मेथड से। ये गाड़ी टी टाइम में यहां तक पहुंचेगा एक्सेलरेट करते हुए एक्स डिस्टेंस, तो उसका इक्वेशन लिख दिए, आ गया ये। अब उतने ही टाइम में इसको भी एक्स आगे जाना है, क्योंकि इसको भी तो यहां गिरना है ना। तो हमको पता है प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्स के जगह लिखेंगे a/h/g इज इक्वल टू यू इंटू टी, और टी कितना रखे हैं, इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा। दो टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, एक रेनमैन प्रॉब्लम, आदमी भागेगा, बारिश होगा, छाता लेके भागेगा, तो छाता कितने एंगल में पकड़ना है ताकि बारिश से ना भीगे, उसमें भी रिलेटिव का ही कंसेप्ट है। दूसरा, आप स्विमर बन जाओगे, नदी तैरना होगा, नदी बहेगा, तो आपको कितने एंगल से तैरना है, क्या करना है, फिर कभी कभी बोट में जाना होगा, है ना। तो एक रिवर बोट प्रॉब्लम, एक रेनमैन प्रॉब्लम। जे एडवांस के लिए पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं वो आप जे एडवांस अभी भूल जाओ, अभी खाली इतना समझो कि हमको कम से कम 4 घंटा मिनिमम फिजिक्स पढ़ना है अभी के लिए, 4 हाँ मिनिमम हम बता रहे हैं, हाँ मिनिमम दिन का 12 घंटा पढ़ सकते हैं लोग आराम से। क्या क्या, हाँ, लेकिन फिर भी उसमें नंबर तो लाना ही पड़ता है ना। हाँ, उंगली कटने से 3 घंटा। हाँ, क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है कि तुम उंगली काट लोगे तो उसमें पीडब्ल्यू में आ जाओगे, फिजिकल इंडिया, वैसा कुछ नहीं होता। पढ़ना तो पड़ेगा, और फिजिक्स में तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना इतना दिन में लग गया होगा, है ना। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। और फिजिक्स के साथ आपके साथ स्कैम भी क्या होगा वो भी बता दे रहे हैं, कभी भी एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम यही पढ़ाएं और यही आएगा। हाँ, जितना भी, हाँ, मैथ्स में तो जैसे पता है कि रूट्स निकालना है, तो रूट्स उस टाइप का है। फिजिक्स में किसी भी तरीका, लेकिन हाँ कंसेप्ट आपको वही लगना है।
जैसे अगर तुम पूरे क्लास में अगर ऑब्जर्व किए होगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, इस क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट जितना तक किए, सब में हम एक ही कंसेप्ट लगाए थे, एक को रोके थे, दूसरे को चलाए थे, और क्वेश्चन में जो बोला गया था हम चुपचाप फॉलो किए थे। आंसर सबका आएगा। वही कंसेप्ट तुमको फॉलो करना है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, है ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके पढ़ना चालू कर दो, वरना फिर बहुत दिक्कत होगा। हाँ, बस और 2 मिनट के बाद चलते हैं। बोलो। क्या गया? ए बाई बी, ए डॉट बी किया क्या? इधर 18 हो गया और 8 से 32, 32 और 18 तो कहाँ 50 है? अच्छा, नॉट ट्रू है। ले, इसमें स्कैम हो गया था। इसमें लग रहा उल्टा हो गया। इसमें ये ट्रू है, बाकी से a इज इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ए क्रॉस बी निकालिए, इसका 0 आ रहा है क्या? 0 नहीं आना चाहिए। बढ़ती है 24, हाँ ए क्रॉस बी भी 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक, तो आंसर विच नॉट ट्रू है ना, ये वाला आंसर। आंसर की में ये दिया है, इसको अपडेट करवा देना, बोल देना वहां जाके कि सर बोले 16 का सी कर दें। समझा दे कर ले। Vector A is 2 centimeter long and 60 meter above the x-axis in the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऐसे, ये है ना एक्स वाई, ठीक है, तो 60, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ से ये 60 डिग्री, तो ये पढ़ लेते हैं above the, अच्छा above the x एक्सिस है ना, एक मिनट, वेक्टर में, अच्छा नहीं नहीं नहीं, x एक्सिस के above है ऐसे 60 डिग्री, ठीक है।
और बी जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है बिलो द एक्स एक्सिस, नीचे, यानी एक एक्सिस से ऊपर एक एक्सिस से नीचे, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब देखो ये इधर है ना 60 डिग्री इधर, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इधर इस साइड हो जाएगा नीचे। द सम ऑफ ए प्लस बी इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, द सम ऑफ ए प्लस बी। इसका आंसर क्या दिया है? 2 along x axis। सिक्सटी डिग्री 60 डिग्री, देख ये 60 इधर हुआ और वो नीचे से ये देख ये इधर 60 हुआ ना, इधर 60 हो गया और वो नीचे से इधर 60 है, तो इधर हो गया 30, ये ऐसे 60 है ना, तो इस इधर 60 हो गया, ठीक है, और ये इधर से 60 है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब इसमें तो फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही होगा। पता है आप कैसे, देखो ये 60 नीचे 60, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? अब याद करो, एक तरकीब बताए थे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच 120 हो तो रिजल्टेंट और दोनों along x axis, along x axis समझ में आया? तो ये हाँ 60 और इधर 60, 120 इधर चला, ठीक है। चलो ठीक है फिर, है ना।